तो स्टार्ट करते हैं एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड दियर एलिमिनेशन। यदि आप ये लेक्चर पूरा देखते हो तो आपके पूरे एनसीईआरटी लाइन टू लाइन कवर हो जाएंगे, तो प्लीज़ इस लेक्चर को आप पूरा देखिएगा। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे अमोनोटैलिक, यूरियोटैलिक और यूरिकोटैलिक क्या क्या होता है। ठीक, जो अमोनोटैलिक होता है वो एक्सक्रीट क्या कहते हैं, अमोनिया। ठीक, यूरिकोटैलिक जो होते हैं वो क्या एक्सक्रीट करते हैं, यूरिया। और जो यूरिकोटैलिक होते हैं वो एक्सक्रीट करते हैं यूरिक एसिड। ठीक, नाम से ही सब लग रहा है। ठीक, जो अमोनिया होता है ये बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक होता है, हाईली टॉक्सिक होता है और रेडली सॉल्युबल और बहुत ही ज़्यादा सॉल्युबल भी होता है ये, इसलिए इसको निकालने के ज़्यादा वाटर लॉस होता है। इसको निकालने में, इसका अमोनिया निकालने में ज़्यादा वाटर लॉस होता है, इसलिए ये केवल किसमें पाया जाता है, जो एक्वेटिक होते हैं। जो एक्वेटिक होते हैं उन्हीं में ये अमोनोटैलिक वही होते हैं, एक्वेटिक वाले। ठीक, क्योंकि वो एक्सक्रीट करते हैं बाय द डिफ्यूजन अक्रॉस बॉडी सरफेस या तो गिल्स के द्वारा। तो ये क्या अमोनिया जो निकलता है या तो गिल्स के द्वारा निकलेगा या तो बॉडी सरफेस के द्वारा। ठीक, और ये किस में पाया जाएगा, एक्वेटिक एम्फीबिया, एक्वेटिक इंसेक्ट और बोनी फिशेस में। यहाँ इंपॉर्टेंट ये बोनी फिश। ठीक, बोनी फिश, मरीन फिश नहीं। अब बात करेंगे यूरियोटैलिक की। जो यूरियोटैलिक होते हैं वो एक्सक्रीट करते हैं यूरिया, और जो यूरिया होता है ये कम टॉक्सिक होता है अमोनिया से। ठीक, और ये जो होता है पहले हमारे बॉडी में अमोनिया ही बनता है, लेकिन जो लीवर है उसको अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर देता है। इसे ही कहते हैं यूरिया साइकिल। ठीक, यूरिया साइकिल कहते हैं, जो हमारे सिलेबस में नहीं है एनसीईआरटी में, पर सर लोग बताते हैं इसके बारे में। तो ये किस में पाया जाता है, मैमल्स में, टेरेस्ट्रियल एम्फीबिया में और मरीन फिशेस में। ये इंपॉर्टेंट है, मरीन फिशेस। ठीक, अब बात करेंगे यूरिकोटैलिक। तो यूरिकोटैलिक क्या एक्सक्रीट करेंगे, यूरिक एसिड। ठीक, ये यूरिक एसिड जो होता है वो पेस्ट या पैलेट के फॉर्म में होता है। ठीक है, यानी पेस्ट पैलेट, आपने कौवा देखा वो पेस्ट के फॉर्म में बीट करते हैं ना, वही। तो वही पेस्ट या पैलेट के फॉर्म में होता है। मिनिमम वाटर लॉस इससे होता है। ठीक, और ये किस में पाया जाता है, रेप्टाइल, बर्ड, लैंड स्नेल और इंसेक्ट में। देखिए, अब बात करेंगे पॉलीफिलस सिलेंट्रेटा और तीनों फोरा में किसी प्रकार का ऑर्गन होता ही नहीं है, इनके बॉडी सरफेस द्वारा ही एक्सक्रीशन होता है। ठीक है, इन लोगों में पॉलीफिलस सिलेंट्रेटा तीनों फोरा। अभी कहाँ से ये आएगा, प्लेटिहेल्मिन्थेस से ही ऑर्गन यहाँ पे आना स्टार्ट हो जाएगा। तो प्लेटिहेल्मिन्थेस में ही पाया जाएगा। और इसमें क्या होता है, फ्लेम सेल या सोलोनस प्रोटोनेफ्रेडिया। फ्लेम सेल या प्रोटोनेफ्रेडिया जो पाया जाता है किसमें पाया जाता है, प्लेटिहेल्मिन्थेस। जैसे एग्जाम्पल क्या हो गया, प्लेनेरिया। ठीक, और रोटिफर्ट्स में पाए जाते हैं, कुछ एनिलेट्स में पाए जाते हैं, और सिफेलोकार्डेटा एम्फिऑक्सिस में भी पाए जाते हैं। कौन, फ्लेम सेल और प्रोटोनेफ्रेडिया, ये जो ऑर्गन है। ठीक, ये पूरा लाइन एनसीईआरटी का है। जो फ्लेम सेल और प्रोटोनेफ्रेडिया जो है किसमें, प्लेटिहेल्मिन्थेस में। ठीक, यही इसी को फ्लैटवार्म भी कहते हैं, और इसका एग्जाम्पल दिया है एनसीईआरटी में, प्लेनेरिया भी। ठीक, रोटिफर्ट्स में पाए जाते हैं, सम एनिलेट्स में पाए जाते हैं, सिफेलोकार्डेटा एम्फिऑक्सिस में भी पाए जाते हैं। कौन, फ्लेम सेल और प्रोटोनेफ्रेडिया एनसीईआरटी में। इसका जो मेन फंक्शन होता है ऑस्मो रेगुलेशन होता है। ठीक, एक्चुअली जो एक्सक्रीशन का प्रोडक्ट, जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है उसका मेन काम तो एक्सक्रीशन होना चाहिए, लेकिन इसमें इसका मेन फंक्शन है ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन, और जो सेकेंड फंक्शन है वो एक्सक्रीशन है। ठीक, ऑस्मो रेगुलेशन मतलब होता है आयन कैटायन बैलेंस करना, बॉडी में जो आयनिक कैटायन बैलेंस है उसको मतलब बैलेंस करना। ठीक, इसे कहते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। तो इसका मेन फंक्शन ऑस्मो रेगुलेशन। अब बात करें नेफ्रेडिया। जो नेफ्रेडिया है वो किस में पाया जाता है, एनिलिडा, अर्थवर्म एनिलिडा में पाया जाता है। ठीक, ये किसमें, ये इसका मेन फंक्शन क्या होता है, एक्सक्रीशन, और सेकेंड क्या होता है, ऑस्मो रेगुलेशन। इसका भी यही दोनों काम होता है, एक्सक्रीशन और ऑस्मो रेगुलेशन, जो ये ऑर्गन है नेफ्रेडिया वाला। ठीक, अब बात करते हैं मेल्फिजियन ट्यूब्यूल। ये भी, इसका भी मेन फंक्शन होता है एक्सक्रीशन, और सेकेंड फंक्शन होता है ऑस्मो रेगुलेशन। ठीक, और ये किस में पाया जाता है, मेल्फिजियन ट्यूब्यूल, ये इंसेक्ट में पाया जाता है, जैसे कॉकरोचेस में। ठीक, अब बात करेंगे एडनल ग्लैंड या ग्लीन ग्लैंड। ठीक, ये किस में पाया जाता है, क्रस्टेशियन, जैसे प्रॉन्स में दिख रहा है ये होगा। तो एक बार फिर से हम बता दें आपको, पॉलीफिलस सिलेंट्रेटा टिनोफोरा में किसी प्रकार का ऑर्गन नहीं होगा। फ्लेम सेल या प्रोटोनेफ्रेडिया जो होगा किसमें, प्लेटिहेल्मिन्थेस, रोटिफर्ट्स, सम एनिलिड्स और एम्फिऑक्सिस में पाया जाएगा। ठीक, अब बात करेंगे इसका जो फ्लेम सेल का, इसका मेन फंक्शन होता है ऑस्मो रेगुलेशन, जो सेकेंड फंक्शन होता है वो होता है एक्सक्रीशन। ठीक, अब बात करें नेफ्रेडिया, इसका मेन फंक्शन होता है एक्सक्रीशन, सेकेंड फंक्शन होता है ऑस्मो रेगुलेशन। ठीक, और नेफ्रेडिया किसमें पाया जाएगा, अर्थवर्म में और एनिलिडा में। मेल्फिजियन ट्यूब्यूल की बात करें तो इसका भी मेन फंक्शन एक्सक्रीशन है, सेकेंड फंक्शन ऑस्मो रेगुलेशन है। ये किसमें पाया जाएगा, इंसेक्ट, जैसे कॉकरोचेस में। एडनल ग्लैंड या ग्रीन ग्लैंड की बात करें, ये किसमें पाया जाएगा, क्रस्टेशियन प्रॉन्स में पाया जाएगा। अब बात करते हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें तो हमारा जो एक्सक्रीटरी सिस्टम कौन कौन से हैं, किडनी हो गया, वो भी कितने होते हैं, एक पेयर होते हैं। ठीक, एक पेयर किडनी होता है। हाँ, क्या था, दो, और एक पेयर होता है यूरेटर। देखिए ये जो है एक पेयर यूरेटर होता है, एक पेयर एक सिंगल होता है यूरिनरी ब्लैडर। ठीक, एक होता है यूरेथ्रा। तो क्या होता है, एक पेयर किडनी हो गया, एक पेयर होता है यूरेटर, एक होता है यूरिनरी ब्लैडर और एक होता है यूरेथ्रा। ठीक, यही है। अब सबसे पहले बात करें किडनी की, तो किडनी का वेट होता है 120 से 170 ग्राम का ये होता है। ठीक, लोकेटेड कहाँ होता है, लास्ट थोरैसिक एंड थर्ड लंबर ऑफ क्लोजर टू डोर्सल इनर वॉल ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। तो ये कहाँ होता है, लास्ट थोरैसिक और थर्ड लंबर
के क्लोज होता है, ठीक। और डॉर्सल इनर वॉल ऑफ एब्डोमिनल कैविटी में होता है ये, ठीक। इसका लेंथ जो होता है 10 से 12 सेंटीमीटर, याद कर लीजिए, लेंथ 10 से 12 सेंटीमीटर। ब्रेथ जो होता है 5 से 7 सेंटीमीटर। थिकनेस जो होता है 2 से 3 सेंटीमीटर होता है। जो शेप होता है रेडिश ब्राउन बीन शेप, इसका शेप कैसा होता है, बीन, सेम के बीच का आकार का होता है ये किडनी मेरा। देखिए ये हमारा किडनी है, ठीक। किडनी का जो आउटर पार्ट होता है, ये बाहर वाला है, इसको कहते हैं कॉर्टेक्स। जो इनर पार्ट होता है इसको मेडुलरी पिरामिड्स कहते हैं, ठीक। और इसमें क्या होता है कि ये देखिए रेनल कॉलम होता है जो अंदर चला जाता है। जो कॉर्टेक्स होते हैं कुछ पार्ट अंदर चला जाता है, उसी को कहते हैं रेनल कॉलम, ठीक। और ये देखिए जहाँ से ये सब निकलते हैं, ये ब्लड वेसल जो जहाँ से निकलते हैं उसको कहते हैं, एक बॉट फनल से भी स्ट्रक्चर बन जाता है यहाँ पे, इसी कहते हैं रेनल पेल्विस। इधर ही से क्या निकलता है, यूरेटर निकलता है, रेनल वेन, रेनल आर्टरी, ये सब निकलते हैं इसी से, ठीक। देखिए जो हमारी किडनी है उसके 2 जोन होते हैं। जो सबसे आउटर जोन होता है उसको कॉर्टेक्स कहते हैं, अभी हमने बताया। जो इनर वाला होता है उसको मेडुला कहते हैं। मेडुला में क्या होता है, कुछ डिवाइड हो जाते हैं, उसको मेडुलरी पिरामिड कहते हैं, अभी हमने दिखा था। तो जो आउटर जो पार्ट होता है उसको कॉर्टेक्स, इनर पार्ट को मेडुला कहते हैं। मेडुला कहता है कुछ डिवाइड हो जाते हैं फ्यू कॉनिकल मासेस, जिसको मेडुलरी पिरामिड्स कहते हैं, अभी हमने बताया था, ठीक। अब बात करते हैं रेनल पेल्विस। अभी हमने इसके पहले रेनल पेल्विस भी बताया था। वो क्या होता है, इनर टू द हाइलम एक बॉन्ड फनल से स्ट्रक्चर होता है, उसको क्या कहते हैं, रेनल पेल्विस कहते हैं। और जिसका प्रोजेक्शन कहलाता है कैलिसेस। इसमें एक प्रोजेक्शन निकला होता है ऐसे, उसको कैलिसेस कहते हैं। एक बार फिर से क्या होता है, इनर टू द हाइलम, हाइलम के पास। अब हाइलम क्या होता है, जो हाइलम होता है एक कॉन्केव सरफेस ऑफ किडनी, एक नॉच प्रेजेंट होता है, उसको एक हाइलम कहते हैं, ठीक। कॉन्केव सरफेस ऑफ किडनी नॉच प्रेजेंट होता है, उसको हाइलम कहते हैं। क्योंकि मैं फिगर दिखाता हूँ, तो देखिए ये हो गया आउटर पार्ट, ये हो गया इसमें इनर पार्ट। आउटर पार्ट को कॉर्टेक्स कहते हैं, इनर पार्ट को मेडुलरी पिरामिड्स कहते हैं, ठीक। ये सब मेडुलरी पिरामिड्स हो गए। अब देखिए यहाँ पे हमने बताया था कि जो ये यहाँ पे देखिए, ये जो क्या हो गया, कॉन्केव सरफेस हो गया इसका। यहाँ पे एक नॉच, यहाँ पे गड्ढा पाया जा रहा है ना, ये गड्ढा, इसी गड्ढे को क्या कहते हैं, नॉच। इसी गड्ढे को कहते हैं नॉच कहते हैं, ठीक। सो इसी मतलब नॉच को क्या कहते हैं, गड्ढे को क्या कहते हैं, हाइलम, ठीक। हाइलम कहते हैं, ठीक। ये जो गड्ढा होता है कॉन्केव सरफेस, उसको ही क्या कहते हैं, हाइलम कहते हैं। अब बात करते हैं रेनल पेल्विस जो होता है, ये क्या होता है, एक बॉड फंडल से स्ट्रक्चर। ये देखिए ये जो है ना, ये बॉड फंडल से स्ट्रक्चर, ये वाला जो है, हाँ, ये जो बॉड फंडल से स्ट्रक्चर, इसको ही रेनल पेल्विस कहते हैं। इसी में सभी ब्लड वेसल यहाँ से बाहर निकलते हैं, ठीक। और इसके आगे जो प्रोजेक्शन निकला है, देखिए ये यही है प्रोजेक्शन, ये भी यही जो है प्रोजेक्शन निकला गया है, उसको हम क्या कहते हैं, कैलिसेस। देखिए यहाँ लिखा है कैलिसेस, ये देखिए ये लिखा है ना, ये यही कैलिसेस है, ठीक। जो ये प्रोजेक्शन निकला है इसी ब्रॉड फनल, ये रेनल पेल्विस में, ये बॉड फनल से भी स्ट्रक्चर, इसको रेनल पेल्विस कहते हैं। ऐसे में जो ये प्रोजेक्शन निकला है इसको क्या कहते हैं, कैलिसेस, ठीक। तो वही देखिए क्या है, हाइलम क्या है, वही सरफेस पे जो नॉच, जो गड्ढा होता है उसको ही क्या कहते हैं, हाइलम कहते हैं। कॉन्केव सरफेस ऑफ किडनी और नॉच प्रेजेंट काल हाइलम, ठीक। गड्ढे को हाइलम कहते हैं। दूसरा बात, रेनल पेल्विस की बात करें तो जो बॉड फंडल से स्ट्रक्चर होता है, मैंने अभी दिखाया था, उसी को क्या कहते हैं, इनर टू द हाइलम एक बॉड फंडल से स्ट्रक्चर होता है, उसको ही क्या कहते हैं, रेनल पेल्विस कहते हैं। और इसमें जो प्रोजेक्शन निकला होता है ऐसे, जो अभी हमने दिखा उसको कैलिसेस कहते थे, ठीक। और जो किडनी होते हैं 2 जोन होते हैं, एक आउटर कॉर्टेक्स कहलाता है, इनर मेडुला कहलाता है। मेडुला में कुछ फ्यू कॉनिकल मास होते हैं, उसको क्या मेडुलरी पिरामिड्स कहते हैं। ये पूरे लाइन एनसीईआरटी के हैं, इसको याद कर लीजिए। अब बात करते हैं कॉलम ऑफ बर्टिनी। तो ये क्या है, कॉर्टेक्स एक्सटेंड बिटवीन द मेडुलरी पिरामिड एज रेनल कॉलम, ठीक। जो कॉर्टेक्स होता है वो क्या होता है, मेडुलरी पिरामिड के बीचों बीच में आ जाता है, उसे ही क्या कहते हैं, ऐसा रेनल यानी यही जो कॉर्टेक्स होता है वो क्या होता है कि मेडुलरी पिरामिड के बीच में आ जाता है, उसे ही क्या कहते हैं, कॉलम बर्टिनी कहते हैं, या इससे ही रेनल कॉलम भी कहते हैं, ठीक। जैसा कि अभी हम आपको दिखा रहे हैं, ठीक। ये देखिए, रुकिए छोटा कर दूँ फिगर को ना, तो देखिए ये जो हमारा ये है, देखिए ये जो कॉर्टेक्स है ये क्या हो गया, इसके बीच में आ गया, ठीक। ये जो कॉर्टेक्स था ये इसके बीच में आ गया, इसे कहते हैं रेनल कॉलम या कॉलम ऑफ बर्टिनी भी कहते हैं, ठीक। जो ये कॉर्टेक्स है ये क्या मेडुलरी पिरामिड के बीच में आ रहा है ना, ये इसे क्या कहते हैं, कॉलम ऑफ बर्टिनी या मेडुलरी रेनल कॉलम कहते हैं, ठीक। अब बात करें नेफ्रॉन। नेफ्रॉन क्या है, यही हमारे जो किडनी में मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन पाए जाते हैं, कितने, 1 मिलियन ऑन ईच किडनी। हर किडनी में कितने, 1 मिलियन नेफ्रॉन पाए जाते हैं, ठीक। ये क्या होता है, फंक्शनल यूनिट होता है किडनी का, यही क्या है, फंक्शनल यूनिट है किडनी का। तो देखिए ये हमारा नेफ्रॉन है, ठीक। इसमें क्या होता है, एक ग्लोमेरुलस होता है, एक होता है, देखिए ये है ग्लोमेरुलस, ये है बोमन कैप्सूल, ठीक। ये है पीसीटी, ये है डीसीटी, ये है कलेक्टिंग लूप ऑफ हेनले, ये है कलेक्टिंग डक्ट, ठीक। ये जो ग्लोमेरुलस होता है ये क्या होता है कि ब्लड वेसल का गुच्छा होता है, या टफ ऑफ कैपिलरीज होता है, ब्लड वेसल का एक गुच्छा होता है ये, ठीक। और ये जो होता है ग्लोमेरुलस, बोमन कैप्सूल जो होता है ये क्या होता है, ये रेनल ट्यूब्यूल का पार्ट होता है। बोमन कैप्सूल हो गया, ये डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, और ये कलेक्टिंग डक्ट और डीसीटी, ये सब क्या है, रेनल ट्यूब्यूल का पार्ट है, ठीक।
और ये क्या है, ब्लड वेसल का पार्ट है। और यही ब्लड वेसल जब गुच्छे में बना लेते हैं उसको ही क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलस कहते हैं। ठीक, अब बात करते हैं जल्दी। ठीक, तो जो हमारे नेफ्रॉन है इसके कितने हैं, नेफ्रॉन के 2 पार्ट हैं, एक है ग्लोमेरुलस, एक है रेनल ट्यूब्यूल। ठीक, तो ग्लोमेरुलस में क्या आएंगे, ग्लोमेरुलस क्या होता है, टफ ऑफ कैपिलरीज होते हैं, ढेर सारे कैपिलरी का गुच्छा होता है ये। ठीक, और इसमें क्या होता है, अफरेंट और इफरेंट आर्टरियोल्स होते हैं। ठीक, ये क्या होता है, एक अफरेंट होता है, एक जो ब्लड को लेके आता है एफरेंट, एक इफरेंट जो ब्लड को लेके जाता है। ठीक, तो एक एफरेंट आर्टरियोल यानी एक फाइन ब्रांच रेनल आर्टरीज होता है जो क्या होता है, ब्लड एराइज करता है टूवर्ड द ग्लोमेरुलस। ये क्या होता है, ग्लोमेरुलस के तरफ ब्लड को लेके आता है। ठीक, जो एफरेंट आर्टरियोल होता है ये कैरीज अवे, दूर ले जाता है ऑफ द एफरेंट आर्टरियोल्स, एफरेंट आर्टरियोल से ब्लड को दूर ले जाता है। ठीक, ये हो गया एफरेंट, ये हो गया इफरेंट। अब बात करते हैं रेनल ट्यूब्यूल। तो रेनल ट्यूब्यूल में कौन कौन आएंगे, बोमन कैप्सूल आएगा। ये कैसा होता है, कप लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक, इंक्लोज बाय द ग्लोमेरुलस, क्योंकि इस पर ग्लोमेरुलस होता है, इंक्लोज बाय द ग्लोमेरुलस होते हैं। फिर पीसीटी क्या होता है कि ये हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर होता है। हेलनिया लूप क्या होता है, हेयर पिन स्ट्रक्चर होता है। हेयर पिन, जैसे कि हेयर पिन लगाते हैं ना लोग, ऐसे हेयर पिन बालों में, ये हेयर पिन स्ट्रक्चर होता है ये। ठीक, डीसीटी क्या होता है, ये भी हाईली क्वाइल्ड पार्ट होता है। और कलेक्टिंग डक्ट क्या होता है, स्ट्रेट स्ट्रक्चर होता है। ठीक, जैसा कि हमने ऑलरेडी आपको सब कुछ दिखा दिया कि देखिए ये क्या है, ग्लोमेरुलस है, क्या है, एफरेंट आर्टरियोल, इफरेंट आर्टरियोल है। ठीक, और यहाँ पे ये क्या है, बोमन कैप्सूल कैसा है, कप लाइक स्ट्रक्चर है। पीसीडी क्या है, हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर है। हेलनिया लूप क्या है, एक हेयर पिन स्ट्रक्चर है। ठीक, डीसीटी क्या है, ये भी हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर। कलेक्टिंग डक्ट क्या है, स्ट्रेट ट्यूब स्ट्रक्चर है। ठीक, अब देखिए ग्लोमेरुलस प्लस बोमन कैप्सूल को हम क्या कहते हैं, मेल्फिजियन बॉडी या रेनल कैप्सूल कहते हैं। एक बार फिर इंपॉर्टेंट है क्या है, जो ग्लोमेरुलस है और बोमन कैप्सूल है, इन दोनों को हम कलेक्टिवली क्या कर सकते हैं, मेल्फिजियन बॉडी या रेनल कैप्सूल। ये सभी एनसीईआरटी में है, कोई लाइन में एनसीईआरटी के बाहर नहीं बता रहा हूँ। तो ये देखिए बोमन कैप्सूल है और ये देखिए ग्लोमेरुलस है, इन दोनों को हम क्या कहेंगे, एमबी कहेंगे, मेल्फिजियन बॉडी या रेनल कैप्सूल्स कहते हैं। ठीक, अब बात करते हैं कॉर्टेक्स में हमारा कौन कौन सा पार्ट होता है और मेडुला में कौन कौन सा पार्ट होता है। तो हमारे कॉर्टेक्स में देखिए, हमारे मेडुला में केवल ओनली ऑन हेनले ऑफ लूप होता है और कलेक्टिंग डक्ट होता है। ठीक, हेनले ऑफ लूप और कलेक्टिंग डक्ट होता है। ठीक, ये देखिए अब बाकी सब कुछ बाहर ही होता है। पीसीटी हो गया, डीसीटी रुपये मैं ऐसे दिखा दे रहा हूँ, फिर से बना दे रहा हूँ। ठीक, तो ये हो गया बोमन कैप्सूल, ये हो गया पीसीटी, ये हो गया डीसीटी, ये हो गया दक्ष, ये हो गया मेडुला पिरामिड। ठीक, तो ये देखिए सब कुछ बाहर ही है। और ये हो गया रेड वाला पेन नहीं है। ठीक, ये हो गया ग्लोमेरुलस हो गया। ठीक, तो अभी सब कुछ बाहर है, केवल क्या अंदर है, और ये कलेक्टिंग डक्ट हो गया। ठीक, तो यानी हमारा जो है केवल कलेक्टिंग डक्ट और हेनले ऑफ लूप ही क्या है, वो मेडुला में है। ठीक, बाकी सब क्या है, कॉर्टेक्स में है। कौन कौन सा हमारा हो गया, मेल्फिजियन बॉडी, मेल्फिजियन कैप्सूल्स, मैंने मेल्फिजियन कैप्सूल कौन कौन से होंगे, ग्लोमेरुलस प्लस बोमन कैप्सूल हो गया। मेल्फिजियन कैप्सूल क्या होता है, ग्लोमेरुलस प्लस बोमन कैप्सूल, ये भी बाहर है। पीसीटी भी बाहर है और डीसीटी भी बाहर है। ठीक, तो ये सब कहाँ है, कॉर्टेक्स पार्ट में। और मेडुला पार्ट में कौन कौन आएंगे, हेनले ऑफ लूप और कलेक्टिंग डक्ट। अब देखिए 2 टाइप के नेफ्रॉन होते हैं, एक होता है कॉर्टिकल नेफ्रॉन और जस्टामेडुलरी नेफ्रॉन होते हैं। तो नाम से ही लग रहा है कॉर्टिकल नेफ्रॉन मतलब कॉर्टेक्स में सभी पार्ट इसके कॉर्टेक्स में होंगे। ठीक, और जो जस्टामेडुलरी मतलब सब पार्ट मेडुला में होंगे, मतलब मेडुला मतलब मैक्सिमम पार्ट मेडुला में होंगे। ठीक, तो यानी देखिए अब ये बात है कि ये क्या होता है, मेजर पार्ट, मतलब हमारे नेफ्रॉन में सबसे अधिक यही वाला होता है, कॉर्टिकल नेफ्रॉन ज़्यादा होता है। ठीक, इसमें जो हेनले ऑफ लूप है बहुत छोटा होता है और एक्सटेंड होता है। मच्छर बहुत काट रहा है इसीलिए मैं फ़ैन ऑन करके आ रहा हूँ, क्या कि फ़ैन ऑन करने से ये उड़ने लगता है, इसलिए मैं फ़ैन ऑन बंद करके बढ़ाता हूँ। ठीक, अब हम इसमें बात कर लेते हैं फिर से कि अब देखिए, तो ये जो हेनले ऑफ लूप है इस शॉर्ट और बहुत ही, इसमें बहुत ही छोटा उसका हेनले ऑफ लूप होता है और एक्सटेंडेड होता है, बहुत ही छोटा होता है। वेरी लिटिल इन होता है, वेरी लिटिल इन मेडुला। ठीक, बहुत कम ही मेडुला में होता है। इसमें वासा रेक्टा एब्सेंट होता है। वासा रेक्टा की हम बाद में आपको बताएंगे वासा रेक्टा क्या है। ठीक, वासा रेक्टा एब्सेंट होता है। फिर अब बात करेंगे जो जस्टामेडुलरी है, ये बहुत कम लोगों, मतलब बहुत कम नेफ्रॉन होते हैं जस्टामेडुलरी वाले। ठीक, ज़्यादा जो हमारे मतलब किडनी में नेफ्रॉन है सभी कौन से होंगे, कॉर्टिकल वाले नेफ्रॉन वाले होंगे। ठीक, हेनले ऑफ लूप इसका बहुत ही लंबा होगा और रन डीप इनटू द मेडुला और बहुत अंदर तक मेडुला में जाएगा। ठीक, वासा रेक्टा इसमें प्रेजेंट होगा। ठीक, ये सभी लाइन एनसीईआरटी में है। तो ये देखिए यही है वासा रेक्टा, ये जो ब्लड वेसल है, जो अभी देखिए एफरेंट आर्टरियोल था। ठीक, मैं एक बार फिर से दिखा रही, इधर छोटा लग रहा है करना होगा। हाँ, ये देखिए ये एफरेंट आर्टरियोल था। ठीक, यहाँ से ब्लड आया। ठीक, एफरेंट आर्टरियोल से गया, ये यहाँ पे ग्लोमेरुलस गुच्छा बनाया था। ऐसा क्यों बनाया जाता है ग्लोमेरुलस, क्योंकि यहाँ पे ब्लड प्रेशर बढ़ जाए। ठीक, यहाँ पे ब्लड प्रेशर बढ़ जाए इसलिए यहाँ पे गुच्छा बन जाता है ब्लड का। ठीक, ताकि ये ब्लड प्रेशर यहाँ बढ़ जाएगा तो आराम से यहाँ पे क्या होगा, फिल्टर हो जाएगा ब्लड का पार्ट। ओके, अब फिर यहाँ से एफरेंट आर्टरियोल, यही बाद में क्या होता है कि इसी यहाँ पे हेनले ऑफ लूप के साथ डीप हो जाता है, फिर वो रेनल वेन से वापस चला जाता है। ठीक, तो ऐसे ही होता है।
तो ये देखिए जो यही इसी को वाटर एक्सा कहते हैं, ये ब्लड वेसल ही है, इसी को क्या कहते हैं वासा रेक्टा कहते हैं, जो कि इसके हैंडल ऑफ लूप के पैरेलल होता है उसी को ही क्या कहते हैं वासा रेक्टा कहते हैं, ठीक। और देखिए ये दोनों जो होता है काउंटर करंट में होता है, मतलब ये देखिए यदि इसमें ऐसे फ्लो हो रहा है, यहाँ से ऐसे जा रहा है तो इसमें ऐसे फ्लो होगा, इधर से होगा, ठीक। दोनों काउंटर करंट में होगा, यदि इसका डायरेक्शन इधर का होगा फ्लो का तो इसका इधर का होगा, ठीक। ये अभी काउंटर करंट मैकेनिज्म इस बारे में पढ़ेंगे। अब पढ़ते हैं यूरिन फॉर्मेशन। यूरिन का कैसे फॉर्मेशन होता है, यूरिन का कैसे फॉर्मेशन होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। इसका फॉर्मेशन थ्री प्रोसेस होता है, एक तो होता है ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, एक होता है रीअब्जॉर्प्शन, एक होता है सिलेक्टिव सिक्रेशन। ये थ्री के कारण तीन प्रोसेस के कारण इसका यूरिन का फॉर्मेशन होता है। अब हम सबसे पहला पढ़ेंगे ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन के बारे में। तो इसमें क्या होता है कि एक अफरेंट आर्टियोल होता है, एक इफरेंट आर्टियोल होता है, अभी जिसे हमने पढ़ा, ये होता है ग्लोमेरुलस होता है, ये होता है बोमन कैप्सूल, ठीक। और यहाँ पे होता है बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक। यहाँ पे जो ब्लड आता है एफरेंट आर्टियोल से, यहाँ पे इसका ब्लड वेसल यहाँ पतला हो जाता है और यहाँ पे गुच्छा बन जाता है, इसीलिए यहाँ पे ब्लड का प्रेशर बनने लगता है इसी के पास, ठीक। और यहाँ पे कुछ स्लिट पोर होते हैं, छोटे छोटे पोर होते हैं, ठीक। इसी पोर से क्या होता है निकल के ये किस में जाता है बोमन कैप्सूल में, ठीक। और यहाँ ब्लड का सभी पार्ट इसमें चला जाता है केवल प्लाज्मा को छोड़ के, ठीक। मैं प्लाज्मा प्रोटीन को छोड़ के बाकी सभी प्लाज्मा का सभी पार्ट चला जाता है केवल प्लाज्मा प्रोटीन को छोड़ के, बाकी ब्लड का सभी पार्ट इसमें चला जाता है बोमन कैप्सूल में, ठीक। अब हम बात करते हैं कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन की बात करते हैं। तो ग्लोमेरुलस कैपिलरी ब्लड प्रेशर का फिल्ट्रेशन और थ्री लेयर से मतलब ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है। पहला है एंडोथेलियम ऑफ बोमन कैप्सूल ग्लोमेरुलस ब्लड वेसल, पहला क्या एंडोथेलियम ऑफ ग्लोमेरुलस ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल का जो है ग्लोमेरुलस ब्लड वेसल। दूसरा क्या है एंडोथेलियम ऑफ बोमन कैप्सूल, एंडोथेलियम ऑफ बोमन कैप्सूल का। और जो तीसरा है बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ क्या ग्लोमेरुलस ब्लड वेसल एंड बोमन कैप्सूल, ओके। ये थ्री लेयर का कारण क्या होता है ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन होता है। तो देखिए जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के द्वारा 1100 से 1200 ml ब्लड क्या होता है फिल्टर होता है किडनी पर मिनट, इतने हर मिनट में कितने 1100 से 1200 ml क्या होता है ब्लड फिल्टर हो जाता है, ठीक। इतना फिल्टर होता है 1100 से 1200 ml, ठीक। जो कि क्या है 1/5 है क्या कार्डिक आउटपुट, हमारा कार्डिक आउटपुट कितना होता है 5 लीटर होता है, तो क्या 1100 ml होता है कितना है 1/5 है हमारे किसके कार्डिक आउटपुट के, ठीक। ये सब एनसीईआरटी में लाइन है। देखिए है बताइए जो भी अभी हमने बताया था एपिथेलियम ऑफ बोमन कैप्सूल, जो बोमन कैप्सूल होता है उसी में क्या उससे क्या कहते हैं पोडोसाइट्स कहते हैं। और अरेंज इंडिकेट मैनर, देखिए एर इंडिकेट मैनर सो एज द लिव सम मिनट का फिल्ट्रेशन स्लिट या स्लिट पो। तो वही क्या है एपिथेलियम जो बोमन कैप्सूल का जो एपिथेलियम लेयर है उसमें क्या होता है छोटे छोटे छेदे होते हैं, ठीक। मिनी पोर्स होते हैं ना, वही बताया। तो एपिथेलियम ऑफ सेल ऑफ बोमन कैप्सूल का पोडोसाइट, उसको पोडोसाइट कहते हैं क्योंकि वो अरेंज होता है इन द इंडिकेट मैनर सो एट द लिव सम मिनी पोर्स। यहाँ पे मैंने पोर्स भूल गया हूँ क्या लग रहा है, मिनी पोर्स होते हैं काल फिल्ट्रेशन स्लिट या स्लिट पोर्ट भी कहते हैं। उनमें बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं, इसको हम फिल्ट्रेशन पोर्ट या स्लिट पोर्ट कहते हैं। इसमें क्या होता है एक्सेप्ट प्लाज्मा प्रोटीन, क्योंकि प्लाज्मा प्रोटीन को छोड़ दिया जाए तो बाकी सब कुछ क्या होता है पास हो जाता है, ठीक। एक्सेप्ट प्लाज्मा प्रोटीन ऑल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्लाज्मा पास थ्रू द स्लिट पोर्ट, सभी कुछ पास हो जाते हैं प्लाज्मा केवल किसको छोड़ के प्लाज्मा प्रोटीन को छोड़ के, ठीक। इस स्लिट पोर्ट से सब कुछ पास हो जाते हैं, ठीक। इसमें पाया जाता है बोन कैप्सूल में पाया जाता है, ठीक। वही हमने अभी बताया था। यहाँ से क्या होगा ब्लड आया, ब्लड वेसल ब्लड सेल ऑलरेडी एंडोथेलियम का इसमें ऑलरेडी, इससे क्या होगा आराम से पास हो जाएगा, ठीक। यहाँ बेसमेंट मेम्ब्रेन और यहाँ पे क्या होता है छोटे छोटे स्लिट पोर होते हैं, ठीक। इस स्लिट पोर में क्या होता है सब कुछ निकल जाता है केवल प्लाज्मा प्रोटीन को छोड़ के, ठीक। अब बात करते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, जो GFR होता है कितना होता है। तो हमारा जो GFR होता है 125 ml पर मिनट, एक मिनट में 125 ml वो क्या कर लेगा फिल्ट्रेट कर लेगा, 125 ml पर मिनट या 180 लीटर पर डे, ठीक। तो यही क्या है द अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेशन फॉर्म बाय द किडनी पर मिनट इज कॉल्ड GFR। तो अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेशन कितना फिल्ट्रेशन फॉर्म हो रहा है हमारे किडनी द्वारा पर मिनट, उसको ही क्या कहते हैं GFR कहते हैं, ठीक। और ये जो GFR होता है हेल्दी इंडिविजुअल को कितना होता है 125 ml पर मिनट या 180 लीटर पर डे। एनसीईआरटी में एकदम इंपॉर्टेंट लाइन है, ये एनसीईआरटी का ही है। अब देखिए जो हमारा GFR होता है वो कितना होता है 180 लीटर पर डे, मतलब 180 लीटर हम इतना पेशाब तो हम करते नहीं, 180 लीटर यानी हम पर टंकी भर देंगे इतना यदि टॉयलेट करेंगे तो 180 लीटर पर डे इतना नहीं होता है, क्या होता है और बाकी क्या होता है रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं, ठीक। कितना रीअब्जॉर्ब होते हैं 99% क्या होता है रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं, केवल 99.9%, ठीक। ये रीअब्जॉर्ब होता है केवल 0.1% ही क्या होता है हम एक्सक्रीट करते हैं, ठीक। हमारा GFR कितना होता है 180 लीटर पर डे होता है, बट ह्यूमन कैन रिलीज यूरिन कितना 1.5 लीटर, लेकिन ह्यूमन कितना यूरिन रिलीज कर सकते हैं 1.5 लीटर कर सकते हैं, यानी कितना 99.9% ऑफ फिल्ट्रेशन हैड बी रीअब्जॉर्ब बाय द रेनल ट्यूब्यूल। दिस प्रोसेस का रीअब्जॉर्प्शन, इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं रीअब्जॉर्प्शन कहते हैं,
ठीक, रीअब्जॉर्प्शन कौन कौन सा किससे किससे होता है, या तो एक्टिव होगा रीअब्जॉर्प्शन या तो पैसिव होगा। एक्टिव किसका किसका होगा, ग्लूकोज, एमिनो एसिड, सोडियम, ये सभी क्या होंगे, एक्टिव इसका होगा रीअब्जॉर्प्शन। ठीक, और जो होता है पैसिव किसका रीअब्जॉर्प्शन होता है, वाटर और नाइट्रोजन वेट्स का होता है पैसिव। ठीक, तो जो केवल देखिए सभी का एक्टिव होगा, ग्लूकोज होगा, एमिनो एसिड हो, सोडियम, सभी का एक्टिव होगा, केवल किसका पैसिव होगा, वाटर होगा और नाइट्रोजन वेस्ट का। ठीक है, इसी का रीअब्जॉर्प्शन क्या होता है, पैसिव। अब तो देखिए क्या होता है, किडनी लेता है, क्या होता है, रीअब्जॉर्ब करता रहता है, तो उससे क्या होगा कि उसमें क्या होगा, उसका आयन कैटायन बैलेंस मतलब कि बिगड़ सकता है। इसीलिए क्या होता है कि जो किडनी होता है कुछ सिलेक्टिव सिक्रेशन करता है, मतलब कुछ अंदर अपने सिक्रेट करता है, अपने रेडियन ट्यूब्यूल में कुछ सिलेक्टिव सिक्रेशन करता है। किसका सिक्रेशन होता है, ये एकदम याद कर लीजिए, हाइड्रोजन आयन, पोटेशियम आयन और अमोनियम आयन का ही क्या कहता है, वो सिलेक्टिव सिक्रेशन करता है। ठीक, अपने किडनी कहाँ, रेडियन ट्यूब्यूल में, ताकि जो एनायन कैटायन बैलेंस का बना रहे। ठीक, यही क्या कहते हैं, हेल्प टू मेंटेन ऑफ एनायन कैटायन एनायन एंड एसिड बैलेंस, यानी पीएच। ठीक, पीएच बैलेंस ऑफ बॉडी फ्लूइड। ओके, यानी हमने तीनों पढ़ लिया, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ठीक, इसमें हमने जीएफआर के बारे में पढ़ा, रीअब्जॉर्प्शन हमें पढ़ा कि रीअब्जॉर्ब हो जाता है रेडियन ट्यूब्यूल द्वारा 99%, और सेलेक्टिव सिक्रेशन हमें बताया हाइड्रोजन आयन, पोटेशियम आयन और अमोनियम आयन का, ये क्या होता है, आयन कैटायन बैलेंस के लिए सेलेक्टिव सिक्रेशन करता है। यही तीनों प्रोसेस हैं यूरिन फॉर्मेशन के। अब फंक्शन ऑफ रेडियन ट्यूब्यूल के बारे में पढ़ लेते हैं, रेडियन ट्यूब्यूल का कौन कौन सा फंक्शन है इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो हमने देखा कि जो ट्यूब्यूल होता है, रेडियन ट्यूब्यूल होता है, वो क्या होता है, रीअब्जॉर्ब कर लेता है मैक्सिमम चीज़ों को। ठीक, तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि हम इसमें जो है सबसे पहला आता है पीसीटी। ठीक, रुकिए मैं फिगर भी पहले दिखा, तो देखिए यही है पीसीटी, ये है पीसीटी, ये है डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, ये है असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, ये है डीसीटी। ठीक, और ये है कलेक्टिंग डक्ट। जो ये पीसीटी होता है इसमें सब कुछ रीअब्जॉर्ब हो जाता है, जितने भी और न्यूट्रिएंट्स है सब कुछ रीअब्जॉर्ब होगा। देखिए सभी कुछ इससे क्या रीअब्जॉर्ब हो जा रहे हैं, वाटर भी रीअब्जॉर्ब हो जाता है, सब कुछ लगभग रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं इससे। ठीक है, मतलब 70 से 80% इलेक्ट्रोलाइट्स भी इससे ऑब्जॉर्व हो जाते हैं, जितने न्यूट्रिएंट्स होते हैं न्यूट्रिएंट्स तो पूरे के पूरे ऑब्जॉर्व हो जाते हैं इससे। ठीक, अब बात करेंगे कि ये जो है डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, इससे केवल क्या है, देखिए ऑब्जॉर्व हो रहा है, देखिए फिगर में दिखा रहा है वाटर। ठीक, ये केवल परमेबल है वाटर के लिए, यानी इससे केवल वाटर रीअब्जॉर्ब होगा और कुछ नहीं ऑब्जॉर्व करेगा ना, इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए नहीं ऑब्जॉर्व नहीं करेगा। इसीलिए देखिए जब ये वाटर को रीअब्जॉर्व करेगा तो ये जो नीचे जाता रहेगा तो क्या हो जाएगा, हाइपरटोनिक। जो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले वो क्या होता है, हाइपरटोनिक होता है, क्योंकि ये वाटर अपने से निकाल देगा तो ये क्या हो जाएगा, हाइपरटोनिक हो जाएगा। ठीक, अब बात करेंगे ये जो असेंडिंग लूप ऑफ हेनले है, ये होता है हाइपोटोनिक, क्योंकि ये क्या करता है, इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब कि सोडियम आयन ये सभी को निकालता है। ठीक है, ये इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए केवल परमेबल होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स को ही निकालता है। ठीक, इसी का रीअब्जॉर्प्शन कराता है, इसलिए क्या होता है, हाइपोटोनिक हो जाता है। ठीक, इसलिए क्या होता है, हाइपोटोनिक हो जाता है। ये डीसीटी जो होता है ये कंडीशन रीअब्जॉर्प्शन कराता है, जैसे कंडीशन है इसके बारे में हम पढ़ेंगे, और सभी का लाइन से फंक्शन। तो देखिए अभी हमने आपको फिगर में ही सभी को बता दिया। पहले है प्रॉक्सिमल कंट्रोवर्टेड ट्यूब्यूल, जिसे पीसीटी कहते हैं। इसमें क्या होता है, लिंक सिंपल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम, इसमें बहुत छोटे छोटे ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम होते हैं। इंक्रीज सरफेस एरिया, जिससे क्या होता है, इसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है, इसीलिए इसमें क्या होता है, सबसे मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है। तो कोई क्वेश्चन नहीं पूछता है कि मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन किससे होता है, कौन से रेनल ट्यूब्यूल को कौन से पार्ट से होता है, तो पीसीटी से होता है। ठीक, ये रीअब्जॉर्ब कर लेता है क्या, सभी न्यूट्रिएंट्स, जितने ऑल इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है सभी को रीअब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक, और 70 से 80% इलेक्ट्रोलाइट्स को भी एब्जॉर्ब कर लेता है। और देखिए ऑल न्यूट्रिएंट्स, जितने और न्यूट्रिएंट्स है, ग्लूकोज, एमिनो एसिड सभी को एब्जॉर्ब कर लेगा, और केवल लेकिन इलेक्ट्रोलाइट्स कितने एब्जॉर्ब करा है, 70 से 80%, और वाटर को भी रीअब्जॉर्ब कर लेता है। तो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कहाँ हो रहा है, इसी में, पीसीटी में। ठीक, और इसमें कुछ सिलेक्टिव सिक्रेशन भी करेगा, और वो तो सभी सिलेक्टिव सिक्रेशन करेंगे। तो देखिए ये जो है सिलेक्टिव सिक्रेशन क्या करेगा, हाइड्रोजन वही जो करता है, हम अभी बताते हैं, हाइड्रोजन है, अमोनियम है, पोटेशियम है, इसमें एक और है बाइकार्बोनेट आयन, इसका भी करता है सेलेक्टिव सिक्रेशन, क्योंकि क्या हो, आयन पीएच बैलेंस हो, आयनिक एनायन कैटायन बैलेंस हो। ठीक, ड्यू टू मेंटेन पीएच एंड आयनिक बैलेंस ऑफ बॉडी फ्लूइड, इसीलिए क्या करता है, सेलेक्टिव सिक्रेशन भी करता है। ठीक, अब बात करेंगे हेनले ऑफ लूप, ये क्या करता है, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ मिनिमम, इसमें रीअब्जॉर्प्शन कम होता है हेनले ऑफ लूप में। ठीक, इसमें रीअब्जॉर्प्शन देखिए डिसेंडिंग में क्या होता है, ये परमेबल होता है वाटर के लिए, इससे वाटर क्या होगा, निकलेगा, मतलब रीअब्जॉर्ब होगा, निकलने को कहते हैं रीअब्जॉर्ब। ठीक, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले जो है परमेबल होगा वाटर के लिए एंड इम्परमेबल होगा इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, इसलिए यूरिन क्या हो जाएगा, कंसनट्रेट हो जाएगा, यूरिन क्या हो जाएगा, कंसनट्रेट। ठीक, असेंडिंग में ये उल्टा हो जाएगा, असेंडिंग में परमेबल होगा इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, परमेबल होगा मतलब इससे इलेक्ट्रोलाइट्स बाहर निकलेंगे, और इम्परमेबल होगा वाटर के लिए, इसलिए यूरिन क्या होगा, डाइल्यूट हो जाएंगे, क्योंकि जितने इलेक्ट्रोलाइट्स निकल जाएंगे इससे बहुत ही ज़्यादा क्या होगा, डाइल्यूट हो जाएगा यूरिन हमारा। ठीक, अब बात करें डीसीटी यानी डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल की। तो जो डीसीटी होता है ये क्या होता है, कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन कराता है ऑफ सोडियम एंड वाटर का, सोडियम और वाटर का क्या होता है, कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन। ठीक, ये भी हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में।
ठीक, एंड आल्सो कैपेबल फॉर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ बाइकार्बोनेट आयन, और बाइकार्बोनेट का ये रीअब्जॉर्प्शन भी कराता है। ठीक, जबकि वो सेलेक्टिव सिक्रेशन करता था पीसीटी, लेकिन ये रीअब्जॉर्प्शन कराता है बाइकार्बोनेट आयन का। ये सेलेक्टिव सिक्रेशन करेगा हाइड्रोजन, पोटेशियम और अमोनियम आयन का कुछ सेलेक्टिव सिक्रेशन करता है, क्योंकि ड्यू टू मेंटेन पीएच एंड आयनिक बैलेंस ऑफ बॉडी फ्लूइड। ठीक, ये भी। अब बात करते हैं कलेक्टिंग डक्ट की। तो इस जो वो हेनले ऑफ लूप है वो सेलेक्टिव सिक्रेशन नहीं करता है, पीसीटी और डीसीटी ही करते हैं सेलेक्टिव सिक्रेशन, ओके, और कलेक्टिंग डक्ट भी करता है सेलेक्टिव सिक्रेशन, लेकिन हेनले ऑफ लूप ये नहीं करता है सेलेक्टिव सिक्रेशन। हेनले ऑफ लूप में केवल या तो परमेबल, यदि डिसेंडिंग है तो परमेबल होगा वाटर के लिए, यदि असेंडिंग वाला है तो उसमें परमेबल होगा इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, असेंडिंग के लिए। ठीक, अब पढ़ेंगे कलेक्टिंग डक्ट के बारे में। तो ये क्या है, रीअब्जॉर्ब करेगा लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, ये बहुत ज़्यादा वाटर क्या करता है, रीअब्जॉर्ब कराता है ये भी। ठीक, इससे भी, इसमें भी क्या होता है, यूरिन कंसनट्रेट हो जाते हैं, तो ये भी एकदम उसी की तरह है, ऐसे डिसेंडिंग की तरह। ठीक, ये भी क्या होता है, लार्ज अमाउंट वाटर निकलता है इससे। ठीक, इसीलिए क्या होता है, कंसनट्रेट हो जाता है यूरिन, और फ्लो ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया इनटू द मेडली टू कीप ऑस्मोलिटी, और इससे क्या होता है कि कुछ अमाउंट में यूरिया निकल के वो चला जाता है वापस डीसीटी में, और ये वापस मतलब कि सर्कुलेशन करता है यूरिया, वो अभी हम आपको ऑलरेडी बढ़ाएंगे उसमें, काउंटर करंट मैकेनिज्म आपको इसके बारे में बताएंगे। ठीक, तो वो भी क्या यूरिया साइकिल को मतलब यूरिया वहाँ पे मेंटेन करता है। ठीक, ऑस्मोलिटी के लिए यूरिया वहाँ पे डीसीटी में भेजता है। ठीक, और ये भी सेलेक्टिव सिक्रेशन करता है हाइड्रोजन पोटेशियम आयन का। ठीक, अभी देखिए हमने रेनल ट्यूब्यूल के बारे में पढ़ा, तो वो जो रेनल ट्यूब्यूल होता है उसमें क्या होता है कि जो हेनले ऑफ लूप होता है, देखिए ये हेनले ऑफ लूप ये वाला जो डिसेंडिंग होता है वो परमेबल होता है वाटर के लिए, जो असेंडिंग होता है वो परमेबल होता है इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। ठीक, तो यही यहाँ इसी के पैरेलल यदि रन करता है क्या, वासारेक्टर, इसी के पैरेलल। ठीक, तो यदि इसमें यदि मान लीजिए फ्लो इधर का हो रहा है, इधर ना, इधर न्यूट्रिएंट्स है, इसका फ्लो इधर का है रेनल ट्यूब्यूल में, तो इसमें जो ब्लड का फ्लो है इसके काउंटर होता है, उल्टा फॉर्म में होता है। ठीक, यानी ब्लड इस फॉर्म में फ्लो करेगा, इसके काउंटर होता है। ठीक, इसीलिए इस मैकेनिज्म को कहते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म। कहते हैं दिस मैकेनिज्म हेल्प फ्रॉम कंसंट्रेशन यूरिन, इससे क्या होता है, हम यूरिन को कंसंट्रेट करते हैं इसी मैकेनिज्म के द्वारा ही। ठीक, अब यूरिन कैसे कंसंट्रेट करेंगे, क्योंकि हमारा मेन पर्पस क्या होना चाहिए कि जितना वाटर इससे निकाल सकें, किससे, लूप, जो हेनले ऑफ लूप है वो क्या इससे वाटर निकल के वासारेक्टम चला जाए, मतलब हमारे ब्लड वेसल में चला जाए। ठीक, मतलब हम तभी हमारा क्या हो जाएगा, यूरिन क्या हो जाएगा, कंसंट्रेट हो जाएगा। ठीक, और यहाँ से फिर क्या डीसीटी होने के बाद नेफ्रॉन से होता है वो फिर हमारा एक्सक्रीट कर लेंगे हम। तो देखिए ये पार्ट होता है कॉर्टेक्स, ऊपर वाला पार्ट है कॉर्टेक्स, ये इन्हें वाला है मेडुला। ठीक, तो जो कॉर्टेक्स होता है, जो जैसे हम कॉर्टेक्स से मेडुला में जाते हैं तो ऑस्मोलिटी बढ़ती जाती है। ठीक, ऑस्मोलिटी बढ़ती जाती है, ऊपर 300 है तो नीचे कितना हो जाता है 12, यानी 4 टाइम ऑस्मोलिटी बढ़ जाती है। ठीक, तो ये जो काउंटर करंट मैकेनिज्म होगा किस में होगा, जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन वाले में, यानी किस में, जिसमें वासारेक्टर प्रेजेंट होगा। जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन कौन होता है, जिसमें वासारेक्टर प्रेजेंट होता है, उसी को इन्हें कहते हैं। तो यही क्या होगा, पार्टिसिपेट करेगा प्रॉक्सिमल। ठीक, तो ये जो इंगे जो वासारेक्टर और लूप ऑफ हेनले के बीच कैसा होता है, काउंटर करंट मैकेनिज्म, काउंटर करंट होते हैं फॉइट में, अभी हमने ये बताया, यानी अपोजिट फ्लो होता है, इसमें इधर का फ्लो हो रहा है तो इसमें इधर का फ्लो होगा। ठीक, अब बात करेंगे कि इसमें जो NaCl और यूरिया इनका बहुत ही ज़्यादा इसमें हेल्प होता है। ठीक, NaCl और यूरिया का, तो NaCl और यूरिया हेल्प टू मेंटेन ऑस्मोलिटिक ग्रेडियंट, जो कि 300 से 1200 मिली ऑस्मोल कॉर्टेक्स टू मेडुला। तो यही NaCl और यूरिया बहुत ही ज़्यादा हेल्प करते हैं किसमें, ऑस्मोलिटी को मेंटेन के लिए। तो ये NCERT में लाइन है, इसको याद रख लीजिए, पूछता है एग्जाम में, एक बार आया भी है ये टेस्टों में। क्या पूछा है कि NaCl और यूरिया के ऑस्मोलिटी, ये क्वेश्चन पूछता था कि जो कॉर्टेक्स से मेडुला तक का ऑस्मोलिटी को कौन मेंटेन रखता है, NaCl और यूरिया। ठीक, देखिए मैं इसको शॉर्ट में आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले क्या होता है कि जो ADH वर्क करता है, ADH एंटी डायल्यूटिंग हार्मोन जो है ये वर्क करेगा, तो इसमें क्या होगा कि ये क्या होगा, यहाँ से वाटर निकलने लगेगा, इसका काम ही है ADH वाटर को देना, यानी वाटर को कंसंट्रेट करना। ठीक, सॉरी यूरिन को कंसंट्रेट करना, इसका काम ही है ADH का। तो ये क्या करेगा, ये किस पे वर्क करेगा, DCT पे, सॉरी कलेक्टिंग डक्ट पे। ये किस पे वर्क करेगा, कलेक्टिंग डक्ट पे ये वर्क करेगा। ठीक, कलेक्टिंग डक्ट पे ये काम करेगा, और ये क्या करेगा, कलेक्टिंग डक्ट पे यहाँ से पहले कुछ सोडियम आयन इसमें इंटर कर जाएगा। ठीक, ADH क्या करेगा, सोडियम आयन का एब्जॉर्प्शन करेगा, जिससे क्या होगा कि वाटर यहाँ से निकलने लगेगा। ठीक, सॉरी मतलब सोडियम आयन यहाँ से पहले निकलने लगेगा, रीअब्जॉर्प्शन होगा सोडियम आयन का। ADH क्या करता है, सोडियम आयन का रीअब्जॉर्प्शन कराता है। तो जब सोडियम आयन निकलेगा तो इससे इसके साथ साथ क्या होगा, वाटर भी बाहर निकलने लगेगा। ठीक, वाटर बाहर निकल के किस में चला जाएगा, वासारेक्टर, अभी किस में, असेंडिंग, ये असेंडिंग नहीं सॉरी डिसेंडिंग वाले में। ये देखिए इसके उल्टा है ना, ये है डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले है, तो ये क्या होगा, असेंडिंग लूप ऑफ वासारेक्टर होगा। ठीक, ये उल्टा होगा। ठीक, ये डिसेंडिंग है तो ये असेंडिंग होगा। मैं यहाँ लिख दूँ नहीं तो कंफ्यूज होगा, ये डिसेंडिंग तो ये असेंडिंग,
ये असेंडिंग तो ये डिसेंडिंग, ठीक है। वाटर निकल के कहाँ चला जाएगा, डिसेंडिंग लूप ऑफ वासा रेक्टा में चला जाएगा, ठीक। यानी अब यहाँ पे क्या होगा, ये डाइल्यूट हो जाएगा, ठीक, ये डाइल्यूट हो जाएगा। तो अब यहाँ से जल्दी जल्दी जो होगा, अब ये बात जो ये ब्लड वेसल हो गया, ये क्या हो गया, डाइल्यूट हो गया, ठीक। वाटर इससे निकल के इसमें चला गया, क्योंकि क्या एडीएच वर्क किया, तो ये क्या कर दिया, एडीएच का काम होता है कि यहाँ से सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन करना, तो सोडियम निकलेगा तो अंदर क्या हो जाएगा, वाटर वैल्यू बढ़ जाएगी, अंदर सोडियम निकलेगा, इसलिए क्या होगा, वाटर भी निकलने लगेगा उसके साथ ही साथ। तो वाटर का भी रीअब्जॉर्प्शन होता है और वाटर निकल के कहाँ चला जाता है, वासा रेक्टा में, ठीक। इसी वासा रेक्टा में क्या होता है, डिसेंडिंग वाले में, ठीक। डिसेंडिंग में वासा रेक्टा में चला जाता है। और इसमें क्या होता है कि वाटर की वैल्यू, वाटर ज़्यादा होने से क्या होता है, डाइल्यूट हो जाता है, ठीक, डाइल्यूट हो जाता है। अब तुरंत ही यहाँ से क्या होगा, NaCl निकल के NaCl इसमें चला जाता है, यानी NaCl सोडियम क्लोराइड किस में चला जाता है, फिर से असेंडिंग से निकल के किस में चला जाता है, डिसेंडिंग लूप ऑफ वासा रेक्टा में चला जाता है, ठीक। तो असेंडिंग लूप ऑफ हेनले से किस में निकल के चला जाता है, डिसेंडिंग लूप ऑफ वासा रेक्टा में। ये NCERT में लाइन है, ठीक ठीक, यहाँ पे चला जाता है। अब यहाँ से जब वो ऐसे यहाँ जाता है, ठीक, अब जैसे जैसे NaCl की वैल्यू बढ़ती जाएगी इसमें, तो ये क्या होगा, कंसनट्रेट होता जाएगा नीचे जाते जाते, ये नीचे फ्लो कर रहा है तो नीचे जाके क्या होगा, कंसनट्रेट हो जाएगा, ठीक। और जैसे जब ये यहाँ ऊपर जाने लगेगा तो यहाँ पे क्या होगा, फिर से अब यहाँ पे डिसेंडिंग जो है लूप ऑफ हेनले, इससे निकल के यहाँ से वाटर निकलने जाएगा, क्योंकि डिसेंडिंग किसके लिए परमिएबल होता है, वाटर के लिए परमिएबल होता है, ठीक। तो यहाँ से क्या होगा, वाटर निकल के इसमें चला जाएगा ना, वाटर निकल के फिर से इसमें जाएगा। तो बस इसमें आपको कुछ याद ही नहीं करना है, जो जिसके लिए परमिएबल था वही उससे निकल के इसके वासा रेक्टा में चला जा रहा है, ठीक। तो यही आपके NCERT में यही लाइन बोलेगा कि जो असेंडिंग लूप ऑफ वासा रेक्टा से सॉरी असेंडिंग लूप ऑफ हेनले से निकल के जो NaCl है वो किस में चला जाएगा, डिसेंडिंग लूप ऑफ वासा रेक्टा में, ठीक। और यहाँ से इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा, तो यहाँ जब जाएगा तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, तो यहाँ से वाटर क्या होगा, वापस निकल जाएगा, इससे वाटर क्या होगा, निकल जाएगा, यानी डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले से वाटर निकल के किस में चला जाएगा, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। यही हमको करना ही था कि हमारा क्या होगा, वाटर निकल जाए, हमारा क्या हो जाए, ये जो है रिलेटिव क्या हो जाए, हमारा यूरिन क्या हो जाए, कंसनट्रेट हो जाए। तो यही हमें करना ही था, तो इसलिए इसी मैकेनिज्म द्वारा हम अपने यूरिन को कंसनट्रेट करते हैं, ठीक। तो यदि आपको पता है कि डिसेंडिंग क्या निकलता है, वाटर निकलता है, तो आप तुरंत बता दोगे कि वाटर निकलता था वो इसमें चला गया वासा रेक्टा में, असेंडिंग निकलता है NaCl, ठीक। तो यही लाइन है NCERT में अभी आपको। तो देखिए NaCl कौन निकालता है, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले निकालता है ना, असेंडिंग लिंप ऑफ लूप ऑफ हेनले निकालता है, और वो कहाँ चला जाएगा, डिसेंडिंग लूप ऑफ वासा रेक्टा में। ये NCERT की लाइन है। तो NaCl परमिएबल असेंडिंग किसके लिए, लूप ऑफ हेनले परमिएबल किसको होता है, असेंडिंग वाला, इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। तो यानी NaCl निकल कहाँ चला जाएगा, डिसेंडिंग लूप ऑफ वासा रेक्टा में। यदि आपको ये लाइन पता है तो आप खुद ही कर लोगे ऐसे ही, ठीक। दूसरी बात, जो इससे क्या होगा, इंक्रीज होगा ऑस्मोलिटी ऑफ ब्लड वेसल का ऑस्मोलिटी बढ़ जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, कंसनट्रेट हो जाएगा, NaCl आना जाए लगेगा, तो ठीक, ब्लड वेसल बढ़ने लगेगा। और इससे क्या होगा, क्या डाउन, और जैसे वो नीचे जाएगा, डाउन द मिडल इंटर ऑफ NaCl, क्योंकि उसमें क्या NaCl आ जा रहा है, ठीक। जैसे जैसे वो नीचे जाएगा उसका क्या होगा, ऑस्मोलिटी बढ़ना जाएगा, क्योंकि किसके कारण, NaCl के इंटर के कारण उसमें ऑस्मोलिटी क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है, जैसे जैसे वो नीचे जा रहा है, ठीक। कौन, डिसेंडिंग लूप ऑफ वासा रेक्टा वो क्या नीचे जा रहा है। तो अब क्या होगा फिर, अब उसमें H2O क्या होगा, निकल कहाँ, डिसेंडिंग वाला क्या होता है, परमिएबल होता है लूप ऑफ हेनले, तो यहाँ H2O क्या होगा, निकलेगा लूप ऑफ हेनले से और इंटर कर जाएगा असेंडिंग लूप ऑफ वासा रेक्टा में। तो एकदम पूरा लाइन ईजी है, इसमें कुछ समझना ही नहीं है, ठीक। तो NaCl जो था असेंडिंग लूप ऑफ हेनले किसके लिए परमिएबल था, इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। तो NaCl निकल के किस में चला जाएगा, डिसेंडिंग लूप ऑफ वासा रेक्टा में, हमेशा काउंटर करंट में होगा। यही असेंडिंग है तो ये डिसेंडिंग वाला में जाएगा, ठीक। अब डिसेंडिंग जैसे जैसे वो नीचे जाएगा तो वहाँ यानी कंसनट्रेशन बढ़ जाएगा, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले का, वासा रेक्टा का, ठीक। कंसनट्रेशन बढ़ जाएगा तो इसमें क्या होगा, वाटर क्या होगा, डिसेंडिंग लूप ऑफ निकल के असेंडिंग में चला जाएगा। यही हमें करना ही था, कि वाटर को निकालना ही था, मेन हमारा यही पर्पस था। तो इससे क्या होगा, यूरिन हमारा कंसनट्रेट हो जाएगा। यदि आपको नहीं समझ आया तो आप एक बार कमेंट कर दीजिएगा, ये बहुत ईजी होता है, पर मैं कहीं कहीं नहीं समझा पाया हूँ, मुझे लग रहा होगा। अब हम पढ़ेंगे रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन। आज मच्छर बहुत काट रहा है और गला में बहुत ख़राब, इसलिए बोलने में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है कहीं कहीं, ओके। तो क्या है, रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन के बारे में बात करेंगे। तो हम रोल ऑफ ADH के बारे में पढ़ेंगे। तो रोल ऑफ ADH क्या है, एंटी डाइल्यूटिंग हार्मोन्स, डाइल्यूट करेगा, ये एंटी होगा, मतलब कि क्या करेगा, कंसनट्रेट करेगा, ठीक, यूरिन को। तो नाम से ही लग रहा है। तो ये रोल ऑफ ADH के बारे में पढ़ जाते हैं। तो हमारे जब क्या होगा, बॉडी में बहुत ही ज़्यादा वाटर लॉस हो गया, ठीक, वाटर की कमी हो गई बहुत ही ज़्यादा, ठीक, जिससे क्या होगा, ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। जब वाटर ही नहीं है तो ब्लड में प्रेशर ही कहाँ रहेगा, तो वाटर लॉस हो गया तो क्या होगा, ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, GFR भी खत्म हो जाएगा, ठीक। GFR क्या, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, ठीक। तो इससे क्या होगा, ऑस्मो रिसेप्टर क्या होगा, एक्टिव हो जाएगा और रिलीज करेगा ADH या वैसोपेरिन फ्रॉम न्यूरोहाइपोथाइसिस। तो क्या होगा, ADH को या तो AJ या उसी को वैसोपेरिन भी बोलते हैं, उसको रिलीज करेगा न्यूरोहाइपोथाइसिस से,
ये ऑलरेडी आप उस वाले चैप्टर में पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन में न्यूरोहाइपोथैलेमस कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं, इसके बारे में आप पढ़ेंगे। ठीक, उसमें अब एडीएच जो है वो दो काम करेगा, या तो वो क्या करेगा वैसो कॉन्ट्रैक्शन करेगा, या ब्लड वेसल को कंस्ट्रक्ट कर देगा। ठीक, यहाँ से दबा देगा ब्लड वेसल को। ठीक, या तो वैसो कॉन्ट्रैक्शन करेगा, या तो वो ब्लड वेसल को क्या करेगा कंसंट्रेट दबा देगा यहाँ से। ठीक, इससे क्या होगा ब्लड प्रेशर हमारा बढ़ जाएगा और जीएफआर भी बढ़ जाएगा। ठीक, और जैसे जीएफआर बढ़ जाएगा तो हमारा आराम से क्या होगा फिल्ट्रेशन बढ़ जाएगा। फिल्ट्रेशन मतलब कि ज़्यादा फिल्ट्रेशन होगा, वाटर को ज़्यादा ही बचाया जाएगा। ठीक, रेनल ट्यूब्यूल से ज़्यादा वाटर क्या होगा रीअब्जॉर्व कर लिया जाएगा, यानी जीएफआर बढ़ा तो यही काम कर जाएगा ना। ठीक, एडीएच का काम ही है क्या उसको डाइल्यूट कंसनट्रेट करना। ठीक, एंटी डाइल्यूटिंग हार्मोन्स होता है ये। ठीक, जब वाटर बहुत ही ज़्यादा लॉस हो गया, ब्लड प्रेशर कम हो गया, जीएफआर कम हो गया, तो क्या होगा एडीएच क्या करेगा वैसो कॉन्ट्रैक्शन करेगा, या तो दूसरा कि इसका काम क्या है कि स्टिमुलेट करेगा रीअब्जॉर्प्शन ऑफ NaCl एंड वाटर फ्रॉम DCT। या तो ये दूसरा काम करेगा स्टिमुलेट कर देगा रीअब्जॉर्प्शन कराएगा NaCl एंड वाटर का DCT से। तो आपको पता है कि अभी हमने बताया था कि जैसे NaCl का रीअब्जॉर्प्शन होता है, ठीक, तो उसके साथ साथ वाटर भी निकलने लगता है। ठीक, तो NaCl का रीअब्जॉर्प्शन करेगा, इससे क्या होगा वाटर का भी रीअब्जॉर्प्शन होगा। तो स्टिमुलेट करेगा रीअब्जॉर्प्शन ऑफ NaCl एंड वाटर फ्रॉम DCT एंड कलेक्टिंग डक्ट से क्या होगा रीअब्जॉर्प्शन कराएगा। ठीक, और यही इससे क्या होगा प्रिवेंट हो जाएगा लॉस ऑफ वाटर इन यूरिन, जिससे हमारे यूरिन में वाटर का लॉस क्या होगा को बचाता है, इसलिए प्रिवेंट डायलिसिस भी करते हैं। तो एडीएच का दो काम है, या तो वो वैसो कॉन्ट्रैक्टर की तरह यूज करेगा, या तो क्या करेगा कि रीअब्जॉर्प्शन कराएगा NaCl और वाटर का DCT से। ठीक, जो ये रास भी है ये भी क्या था पानी को बचाता है, मतलब ये भी क्या कंसनट्रेट करता है यूरिन को। ठीक, यानी कि वाटर लॉस को ये भी बचाता है वाटर लॉस से। ठीक, तो इसमें भी यही होगा। इसको रास का पूरा फॉर्म है रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। ठीक, इसका पूरा नाम है रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। ठीक, इसमें क्या होता है जब ब्लड प्रेशर क्या कम है, बीपी कम है, तो जीएफआर क्या होगा घट जाएगा। जीएफआर घट हो जाए तो फिल्ट्रेशन हमारा कम होगा। ठीक, जब फिल्ट्रेशन कम होगा तो एक्टिव हो जाएगा जे सेल। ठीक, तो जब ब्लड में पानी ही नहीं है, ठीक, तो जब पानी कमी हो गई तो क्या होगा ब्लड प्रेशर कम हो गया। ब्लड प्रेशर जब कम होगा तो जाहिर सी बात है जीएफआर कम होगा। ब्लड में प्रेशर अपने पढ़ा होगा ना कि ग्लोमेरुलस में जो ब्लड प्रेशर के कारण ही तो फिल्ट्रेशन होता है, तो जीएफआर कम हो गया। ठीक, इसलिए फिल्ट्रेशन रेट भी कम हो जाएगा। ठीक, इससे क्या होगा एक्टिव हो जाएगा जेजीए सेल। जेजीए सेल क्या है जस्ट ग्लोमेरुलस एपरेटस है। ठीक, ये जो जेजीए सेल है वो क्या है कि एक्चुअली ये DCT का ही पार्ट है, वहाँ पे एक सेल होता है। ठीक, यहाँ पे ऐसे सेल होते हैं। ठीक, तो यही जेजीए सेल जो होता है वो क्या करता है सिक्रेट करेगा रेनिन। ठीक, रेनिन है जो जेजीए सेल है वो सिक्रेट करेगा रेनिन, और यही रेनिन क्या करेगा कि एंजियोटेंसिनोजन जो है लीवर में होता है एंजियोटेंसिनोजन, इसको को कन्वर्ट करिएगा एंजियोटेंसिनोजन फर्स्ट में। ठीक, ये जो रेनिन था वो क्या करेगा एंजियोटेंसिनोजन जो है उसको रेनिन किस में कन्वर्ट करेगा एंजियोटेंसिनोजन फर्स्ट में, और यही एंजियोटेंसिनोजन को फर्स्ट को फिर वापस कन्वर्ट हो जाएगा एंजियोटेंसिनोजन सेकेंड में। ठीक, तो यही एंजियोटेंसिनोजन सेकेंड इसका दो काम है, बहुत इंपॉर्टेंट है इसका भी दो काम होता है। एक तो या तो ये भी वैसो कॉन्ट्रैक्टर होता है, और दूसरा ये भी स्टिमुलेट करता है एड्रिनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करता है और सीक्रेट करता है एल्डोस्टेरोन को। ठीक, तो इसका भी क्या है दो काम, एक वैसो कॉन्ट्रैक्टर करा देगा, वास डिफरेंस को क्या कंट्रैक्ट करा देगा। ठीक, ये मतलब ब्लड वेसल है तो इसको कंट्रैक्ट करा दिया ऐसे ना, ब्लड वेसल को कंट्रैक्ट करा दिया, जिससे क्या होगा बीपी बढ़ जाएगा, जीएफआर बढ़ जाएगा। एक तो ये काम करेगा, साथ ही साथ ये भी काम करेगा स्टिमुलेट करेगा एल्डोस्टेरोन को। ठीक, सॉरी एड्रिनल कॉर्टेक्स किसको सीक्रेट करेगा एल्डोस्टेरोन को। ठीक, एल्डोस्टेरोन जैसे सीक्रेट होगा क्या होगा कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होगा किसका सोडियम और वाटर का इन DCT। ठीक, तो एल्डोस्टेरोन का भी काम यही है जो एडीएच का काम था। ठीक, तो एल्डोस्टेरोन भी क्या करेगा कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन कराएगा किसका NaCl सोडियम और वाटर का इन DCT, ऐसे क्या होगा बीपी बढ़ जाएगा और जीएफआर बढ़ जाएगा। तो ये भी एकदम सेम उसी की तरह है काम जो इसका एडीएच का कारण था। अब पढ़ेंगे रोल ऑफ आर्टियल न्यूट्रेटिंग फैक्टर यानी ANF के बारे में बता देते हैं। ये उल्टा काम है उन दोनों का, रास और एडीएच का उल्टा है ये। ठीक, ये कौन सीक्रेट करता है आर्टियल ऑफ हार्ट, जो हार्ट का आर्टरिया होता है वही सीक्रेट करता है। ठीक, जबकि हमारे अंदर ब्लड प्रेशर बढ़ गया है। ठीक, जैसे ब्लड प्रेशर बढ़ गया जीएफआर बढ़ गया है तो उस कंडीशन में क्या होगा उस टाइम ब्लड पे प्रेशर ज़्यादा है, तो ये हार्ट क्या करेगा ब्लड पे प्रेशर कम करने के लिए ये आर्टियल रिलीज ANF ना, आर्टियल ऑफ हार्ट है वो रिलीज करेगा ANF। ठीक, इसका काम है वैसोडाइलेटर, ये वास को डाइल्यूट कर देगा। ठीक, यानी जिससे क्या होगा बीपी को कम कर दे हो जाएगा, जीएफआर कम हो जाएगा। इन्वर्ट करता है रास मैग्नीशियम को और इन्वर्ट कर देता है रास मैग्नीशियम को। ठीक, देखिए अब पढ़ेंगे म्यूचुरेशन। ठीक, यानी पेशाब शिशु करना। ठीक, म्यूचुरेशन तो क्या होता है जब यूरिन मतलब यूरिन बन गया फॉर्म हो गया, तो बाय द नेफ्रॉन वो नेफ्रॉन से अल्टीमेटली कहाँ चला जाएगा यूरेथ्रा से कहाँ चला जाएगा यूरिनरी ब्लैडर में।
यूरिनरी ब्लैडर में जाके वो भर जाएगा। जैसे वो भर जाएगा तो इसमें स्ट्रेट रिसेप्टर इसमें पाया जाता है, स्ट्रेट रिसेप्टर। जैसे वो स्ट्रेट हो जाएगा, तो सिग्नल भेजेगा किसको, CNS को। यही है, देखिए, यूरिन फॉर्म बाय द नेफ्रॉन इज अल्टीमेटली कैरिड टू द यूरिनरी ब्लैडर वेयर इज स्टोर इन टिल अ वॉल्यूमेट्री सिंगल। जैसे वो स्टोर हो जाएगा तो वेयर इज स्टोर, जैसे वो स्टोर हुआ, टिल अ वॉल्यूमेट्री सिग्नल इज टू गिवन बाय द सेंट्रल नर्व सिस्टम। ठीक, तो किसको एक सिग्नल देगा, सेंट्रल नर्व सिस्टम को सिग्नल देगा। दिस सिग्नल इज इनिशिएटेड बाय द स्टेट ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। तो यही सिग्नल क्या करेगा, स्टेट कराएगा यूरिनरी ब्लैडर को। ठीक, तो यही सिग्नल कब कैसे दिया जाता है, जब क्या होता है, यूरिनरी ब्लैडर स्ट्रेट होता है, तभी ये सिग्नल इसको मिलता है। ठीक, तो CNS पास ऑन मोटर मैसेज टू द इनिशिएट द कंसंट्रेशन ऑफ स्मूथ मसल ऑफ ब्लैडर एंड ये जो सेंट्रल नर्व सिस्टम है वो क्या होगा, मोटर न्यूरॉन से होते हुए कहाँ जाएगा, हमारे स्मूथ मसल ऑफ जो है यूरिनरी ब्लैडर के स्मूथ मसल पे जाएगा और स्टिमुलेट करेगा रिलैक्सेशन ऑफ यूरेथ्रल स्नैप्टर को। तो जो स्नैप्टर उसको क्या होगा, रिलैक्स कर देगा। ठीक, ये जो सेंट्रल नर्व वो मैसेज भेजेगा मोटर न्यूरॉन को, ये मोटर न्यूरॉन क्या करेगा, स्मूथ मसल ऑफ यूरिनरी ब्लैडर पे वर्क करेगा। ठीक, और ये क्या स्टिमुलेट करेगा, रिलैक्स कर देगा हमारे किसको, स्नैप्टर, जो स्नैप्टर है इसको रिलैक्स कर देगा। और आराम से क्या होगा, तो आराम से हम जब इस कहीं सिचुएशन देखेंगे तो वहाँ पे आराम से हम अपना सेकेंडरी स्नैप्टर खोल के म्यूचुलेशन कर सकते हैं। ठीक, अब बात करते हैं जो हम यूरिन जो हम एक्सक्रीट करते हैं वो कितना होता है, 1 से 1.5 लीटर हम पर डे एक्सक्रीट करते हैं। और इसका जो यूरिन का जो pH होता है कितना होता है, 6 होता है। ये यानी क्या है, एसिडिक है। हमारा यूरिन कैसा है, एसिडिक होता है। ठीक, 6 pH होता है और 1 से 1.5 लीटर हम पर डे निकालते हैं। एक्सक्रीट बाय यूरिया इन यूरिन, तो हमारे यूरिन में कितना यूरिया होता है, 25 से 30 ग्राम यूरिया होता है। ठीक, ये सभी लाइन इंपॉर्टेंट है। देखिए, जबकि देखिए नीट 2020 का क्वेश्चन था इसमें, क्या ग्लूकोज इन यूरिया को कहते हैं ग्लूकोज यूरिया और कीटोन बॉडी इन यूरिया को कहते हैं कीटोन यूरिया। ठीक, तो देखिए जो आखिरी में आ गया, देखिए जो आखिरी में होगा उसमें ये प्रेजेंट होगा, यानी ग्लूकोज प्रेजेंट होगा यूरिया में, कीटोन बॉडी प्रेजेंट होगा यूरिया में। ठीक, तो नाम से ही लग रहा है एकदम। ठीक, यानी यही दोनों इंडिकेट करते हैं डायबिटीज़ मेलाइटस को। तो यही नीट का क्वेश्चन था कि ग्लूकोज कौन डायबिटीज मेलाइटस को इंडिकेट करता है, तो ऑप्शन क्या था, ग्लूकोज यूरिया, कीटोन यूरिया। ठीक, अब बात करते हैं रोल ऑफ अदर ऑर्गन इन एक्सक्रीशन। तो हमारे अदर ऑर्गन भी एक्सक्रीशन में बहुत हेल्प करते हैं। जैसे लंग्स हो गया, लंग्स क्या करता है, वो क्या रिमूव करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को ही निकालता है लंग्स। तो वो एक्सक्रीट क्या किया है, कार्बन डाइऑक्साइड को। और कितना वो निकालता है, 200 ml पर मिनट, 200 ml पर मिनट कार्बन डाइऑक्साइड को निकालता है। ठीक, लीवर क्या करता है, वो सिक्रेट करता है बाइल। ठीक, आपको पता है लीवर क्या सिक्रेट करता है, बाइल, यानी बिलिरुबिन और बिलिरुबिन निकालता है, कोलेस्ट्रॉल निकालता है, डीजेनरेट स्टेरॉयड हार्मोन्स कुछ निकालते हैं, और विटामिन एंड ड्रग्स भी लीवर निकालता है। ठीक, स्किन की बात करें तो स्किन में देखिए तीन चीज़ होते हैं। एक होता है स्वेट ग्लैंड, यानी हमारा जो पसीना है। ठीक, तो स्वेट ग्लैंड में क्या क्या होता है, वाटर होता है, NaCl होता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया, इसमें कुछ यूरिया भी होते हैं। ठीक, और लैक्टिक एसिड भी होता है, लैक्टिक एसिड। ठीक, बात करते हैं सेबेसियर ग्लैंड, जो हमारे कानों में पाया जाता है। ये क्या होता है, स्टेरॉयड होता है, स्टेरॉयड रिलीज करता है सेबेसियर ग्लैंड। ठीक, हाइड्रोकार्बन करता है कुछ वैक्स और सीबम। ठीक, अब बात करें सलाइवा, जो सलाइवा इसमें हमारे देखिए इसमें भी नाइट्रोजन वेस्ट होते हैं सलाइवा में। तो हमारे सलाइवा में भी स्मॉल अमाउंट में नाइट्रोजन वेस्ट करता है, रिलीज करता है। अगर ये पढ़ना डिसऑर्डर है एक्सक्रीटरी सिस्टम का, तो सबसे पहले है रेनल कैल्काई। तो नाम से लगा, मतलब स्टोन इसको कहते हैं, रेनल स्टोन भी कहते हैं इसको, यानी कहते हैं ना पथरी हो गया, तो वही। तो स्टोन या इनसॉल्युबल मास ऑफ क्रिस्टलाइन सॉल्ट से ऑक्जिलेट हो गया, फॉर्म विथ इन किडनी। तो जब इसके ऑक्जिलेट ये क्या होता है, किडनी में जमने लगता है, उससे क्या होता है, रेनल कॉर्टिकल होता है। ठीक, कॉर्कुलाई। ठीक, अब बात करते हैं बहुत ही मच्छर टंग कर रहा है। ठीक, तो अब बात करते हैं ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, यानी इन्फ्लामेशन हो जाएगा ग्लोमेरुलस में हमारा जो ग्लोमेरुलस ब्लड वेसल है उसमें क्या होता है, इन्फ्लामेशन आ जाएगा ऑफ किडनी। ठीक, अब बात करते हैं यूरेमिया, नाम से लग रहा है यूरेमिया, बहुत खतरनाक होता है यूरेमिया, मतलब यूरिया इन ब्लड, जब हमारे ब्लड में यूरिया रुकने लगे। ठीक, हमारे ब्लड में क्या होता है, यूरिया सभी निकल जाता है, लेकिन क्या जब ब्लड में क्या हो, यूरिया हो, तो यूरिया इन ब्लड लीड टू किडनी फेल्योर, यही क्या होता है, किडनी फेल्योर की तरफ ले जाता है। ठीक, अब बात करते हैं हीमोडायलिसिस, या हीमोडायलिसिस इसी को कहते हैं आर्टिफिशियल किडनी। तो जिसका मतलब किडनी धीरे धीरे फेल होने लगा, उसको में यूरिया आने लगा उसके ब्लड में। ठीक, किडनी धीरे धीरे फेल कर रहा है, तो उसको क्या करना पड़ता है, हीमोडायलिसिस करना होता है। ये क्या है, इसको आर्टिफिशियल किडनी भी कहते हैं। यूरिया रिमूव इन द ब्लड, यूरिया को रिमूव करता है ब्लड से, इसका हीमोडायलिसिस। ठीक, अब कैसे किया जाता है ये देखिए, तो जिसको ये हुआ होता है यूरेमिया,
उसमें क्या होता है कि उसके ब्लड को निकाल दिया जाता है, वही ब्लड ड्रेन किया जाता है फ्रॉम द कन्वर्टेड आर्टरी, उसके कन्वर्टेड आर्टरी से ब्लड को निकाला जाता है, इस पंप इनटू द डायरेक्टिंग यूनिट, इसको एक डायरेक्टिंग यूनिट में डाला जाता है आफ्टर एडिंग एंटीकोगुलेंट, ठीक, एंटीकोगुलेंट डाल के उसको किस में डाला जाता है, डायरेक्टिंग यूनिट होता है। डायरेक्टिंग यूनिट किसे कहते हैं अभी मैं बताऊँगा। एंटीकोगुलेंट जैसे हिपैरिन हम उसमें कहते हैं डालते हैं, ठीक, ऐसा क्यों किया जाता है एंटीकोगुलेंट, क्योंकि हमारा ब्लड जमे ना, ठीक, उसमें हिपैरिन डाल देते हैं। अब उसके बाद यही इसको क्या कहते हैं, डायलेटिंग यूनिट में ले जाते हैं इसी ब्लड को अपने, ठीक। दिस यूनिट कंटेन अ कॉइल स्ट्रक्चर कॉल्ड सेलोफेन। तो ये जो इसमें क्या होता है, कुछ ऐसा मशीन होता है, ठीक, और इसमें कुछ ऐसे ऐसे बना होता है ऐसे, इसी को कहते हैं कॉइल स्ट्रक्चर होता है, इसी को क्या कहते हैं, सेलोफेन कहते हैं। तो दिस यूनिट कंटेन, ये जो यूनिट है, डायलेटिंग यूनिट है, इसी में हम अपना ब्लड को ले जाते हैं, इसी यूनिट में क्या कॉइल स्ट्रक्चर होता है, उसको क्या कहते हैं, सेलोफेन कहते हैं, ठीक। ये सराउंडेड होता है फ्लूइड, इसमें बहुत सारे फ्लूइड भरे होते हैं, ठीक, सभी फ्लूइड होते हैं हैविंग सेम कंपोनेंट ऑफ द प्लाज्मा, जो जो हमारे प्लाज्मा में वैसे ही सभी कंपोनेंट होंगे, एक्सेप्ट कौन सा, नाइट्रोजन वेस्ट को छोड़ के, नाइट्रोजन वेस्ट वाले कंपोनेंट को छोड़ के बाकी सभी कंपोनेंट होंगे जो जो हमारे प्लाज्मा में है, ठीक। वैसे इसमें ये फ्लूइड भरा होगा, ठीक, यानी जो नाइट्रोजन वेस्ट नहीं, यानी नाइट्रोजन वेस्ट क्या होंगे, धीरे धीरे इससे निकलने लगेंगे। तो इससे हम यहाँ पे ब्लड अपना भेजेंगे तो यहाँ से नाइट्रोजन वेस्ट नहीं होगा, तो वही क्या होगा, इससे निकलने लगेगा। ओके, और देखिए किडनी फेल का ये तो टेम्परेरी यूज है कि बार बार आपको जाइए हेमोडायलिसिस करा लीजिए, लेकिन आपको अल्टीमेटली आपको अपना ये इलाज कराना है तो आपको किडनी ट्रांसप्लांटेशन कराना होगा, ठीक, तभी आप क्या होगा, किडनी फेलियर से बचेंगे, यदि अल्टीमेटली आपको इससे छुटकारा चाहिए तो। ओके गाइस।